तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि कल जो मैंने वीडियो डाला था वी टू रिटेल और टाइमिक्स का जो रिजल्ट आया था उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, अपडेट दिया था आपको। तो उस पे काफ़ी कमेंट्स आने लग गए कि टाइमिक्स में हम क्या करें, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें या कट करें पोजीशन, वी टू रिटेल में क्या करें। तो ये सब जो डाउट्स आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको बाई करना है, अपनी पोजीशन को और बढ़ाना है या पोजीशन को कट करना है, ये सारा निर्णय आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका खुद का निर्णय होना चाहिए, या फिर अपने एडवाइज़र से आप कंसल्ट करते हो। मैं वीडियो में जो कुछ भी आपसे डिस्कस करूँगा, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन होगा। तो मेरे ओपिनियन से आपको इन्फ्लुएंस होके कोई डिसीजन नहीं लेना है। देखिए, उधारी के कर्ज से आप मार्केट में रिटर्न नहीं बना पाओगे। अगर आप मार्केट में बड़ा वेल्थ बनाने आए हो, तो कर्ज आपका खुद का होना चाहिए। आप में मुझसे उधारी में कर्ज लेके आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये आपका खुद का कर्ज होना चाहिए, वो आपको खुद से बिल्ड करना है। और ये बिल्ड आप कैसे कर पाओगे, जब आप सीखोगे और मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे उतार-चढ़ाव होते हैं, मार्केट चलता कैसे है। तो लर्निंग्स प्लस एक्सपीरियंस ये मिला के आपको करेज देंगे, तो ये आपको खुद का होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइमिंग्स के बारे में बात करूँगा। टाइमिंग्स को लेके लोगों को ये हो रहा है कि भाई 40% से जो बिज़नेस ग्रो कर रहा था, वो 26% पे उसकी ग्रोथ आ गई, तो ग्रोथ में स्लो डाउन आ गया है। तो लोगों को डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद अब बिज़नेस में स्लो डाउन आ रहा है, बिज़नेस अब स्लो होने वाला है, हमें अपनी पोज़ीशन निकाल देनी चाहिए। अच्छा, मार्केट ने भी बहुत नेगेटिवली आज रिएक्ट किया, अराउंड 10% के आसपास से लोअर सर्किट लग गया उसका, मतलब सिर्फ सेलर थे, बायर कोई था नहीं। स्टार्टिंग में कुछ बायर थे, पर बाद में जो है सिर्फ सेलर रह गए इस स्टॉक में। तो देखिए, कोई भी बिज़नेस जो होता है, आपको मतलब जब भी आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, कोई इसका स्टॉक आप परचेज़ करते हो, तो आप एक बिज़नेस ओनर बन जाते हो और आपको अपना माइंडसेट उसी तरीके से रहना चाहिए कि कोई बिज़नेस चलता कैसे है। सपोज़ मैं उसका बिज़नेस ओनर हूँ, तो मैं उसको कैसे चलाऊँगा? आपको ये सब अपने अंदर लाना होगा, आपको समझना होगा इन चीज़ों को। देखिए, कोई भी बिज़नेस इतना आसान नहीं होता है। जैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 40% से ग्रो करना चाहिए, स्प्रेडशीट पे कैलकुलेट कर लिया। ये कैलकुलेट करना आसान है, नंबर निकाल लिया इतना, उसका ईपीएस बन जाएगा, मार्केट उसको पी मल्टीपल दे देगा, ये सब करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बट एक्चुअल में बिज़नेस को रन करना, प्रॉपरली रन करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है और उसमें आपको काफ़ी एफर्ट डालना होता है। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट जैसा सोच के चल रहा है, जैसा प्लान करके चल रहा है, वैसा ही रिज़ल्ट आ जाए। कई बार एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ जाता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदल जाती हैं जो आपके बिज़नेस को अफ़ेक्ट करती हैं, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए, कल की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ आपको समझाया था कि देखिए, दशहरा Q2 में शिफ्ट हो गया, जीएसटी में कट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो अब देखिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी कट दिया, तो ये गवर्नमेंट का आप तो जानते हैं प्रचार-प्रसार, प्रमोशन इतने ज़ोर से करती है, लोगों ने इम्पल्सिव बाइंग ढेर सारी की होगी। दशहरा का इम्पैक्ट आ गया, दशहरा की वजह से जो सेल्स Q3 में आनी चाहिए, तो वो Q2 में ही आ गए। तो ये इन सारे रीज़न्स की वजह से आप सिर्फ टाइमेक्स ही नहीं, आप जितने रिटेलिंग सेगमेंट में बिज़नेसेज़ हैं, सबका देखोगे कि नंबर्स Q2 के बहुत ज़बरदस्त आए थे। मतलब जो बिज़नेस अच्छा अच्छा ग्रोथ वाले थे, जैसे आपका वी2 रिटेल देख लो, उसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त आया था, मतलब और अच्छा आया था। जो बिज़नेस अच्छा नहीं ग्रो करते थे, जैसे आप साई सिल्क काला मंदिर को देख लो, जो कि 10-15% का ग्रोथ लाने के लिए भी स्ट्रगल करता है, उसका भी ग्रोथ का नंबर अच्छा आया था। मतलब जो बिज़नेस अच्छे थे, उसके तो ज़बरदस्त नंबर आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे। जो बिज़नेस बहुत अच्छे नहीं थे, मीडियोकर टाइप बिज़नेस थे, उनके भी नंबर्स अच्छे आए थे। क्यों आए थे? रीज़न क्लियर है। देखिए, टाइम इज़ कॉन कॉल तो नहीं करता है कि हम डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात कर लें और समझ पाएँ कि चीज़ें क्या हुई। मैं सिर्फ़ अपना ऑब्ज़र्वेशन दे रहा हूँ, जो मैं अलग-अलग बिज़नेसेस को ट्रैक करता हूँ, उसके आधार पे। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो दशहरा का इम्पैक्ट, जीएसटी कट का इम्पैक्ट, इस वजह से आप अक्रॉस द बोर्ड सारे रिटेलिंग बिज़नेसेस को देख लो, सबके नंबर्स में अच्छा खासा जंप था Q2 में। अब जब जो सेल्स Q3 में आनी थी, वो Q2 में जब शिफ्ट हो गई, तो Q3 का नंबर तो थोड़ा डल आएगा ही। और Q3 का नंबर इतना टल नहीं आ गया। अगर आप पास्ट हटा दो, टाइम इसका फ्यूचर हटा दो, सिर्फ़ ऐसे देखो कि कोई बिज़नेस 26% से अपने सेल्स को ग्रोथ लेके आ रहा है, ईपीएस 60% से ग्रो कर गया है, उसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है और साथ ही साथ 3 करोड़ के आसपास कुछ एडजस्टमेंट था, अपना जो ये न्यू लेबर कोड है इसकी वजह से। अगर वो ना रहा होता एडजस्टमेंट, तो इनका ईपीएस तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया होता। तो अब ऐसा बिज़नेस आपको अराउंड 45, 46, 47 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, भाई उसमें प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है आपको? हर चीज़ को आप मार्केट से लिंक करके, जो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है, उससे लिंक करके मत देखा करो। मार्केट में क्या है कि 80-90% तो सिर्फ ट्रेडर बैठे हुए हैं, जो कि न्यूज़ पे चीज़ों को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो उनका तो कुछ बनने वाला नहीं है, बट उनके चक्कर में आप अपना प्रोसेस जो है, अपनी जो लर्निंग्स है, उसको मत खराब करो। आप अपने प्रोसेस में लगे रहो कि मैंने बताया ना, बिज़नेस में सब कुछ एक जैसा सारे टाइम नहीं चलता है।
देखिए, मैं एक चीज़ तो क्लियर कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इम्पल्सिव बाइंग सेलिंग करनी है, कभी इस डाल पे बैठ गए, फिर झटाक से उछल के उस डाल पे बैठ गए, थोड़ा पेशेंस का गेम है। चलो मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ कि अब जैसे Q2 का नंबर टाइनेस का ज़बरदस्त था, बेहतरीन था, तो मैंने भी टाइनेस को उस समय ऐड किया था। मेरे पास पुरानी होल्डिंग थी, साथ में अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने Q2 का नंबर देखने के बाद ऐड किया था। अब जब Q2 का नंबर आया, ज़बरदस्त नंबर आया, मार्केट को पसंद आया, मार्केट का सेंटीमेंट भी उस समय अच्छा था, अभी की तरह मार्केट बेयरिश नहीं हुआ था, इतना डल सा ड्राई मार्केट नहीं हुआ था। तो मार्केट को जब नंबर पसंद आया तो अपर सर्किट लग गया। कोई सेलर मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ बायर ही थे। तो इसके बावजूद भी तो भाई स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो अराउंड 400, 405, 6 ऐसे प्राइस के आसपास, एग्ज़ैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है। इस प्राइस के आसपास मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी टाइम्स की ऐड कर ली। अभी इस बार नंबर्स उतने ज़बरदस्त नहीं है जैसा हम उम्मीद करते हैं। भले परिस्थितियाँ चाहे जो हों, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, तो मार्केट ने उसको पनिश कर दिया, 10% से लोअर सर्किट लग गया, 270 टू 80 के आसपास अब प्राइस चला आया। अब सपोज़ मैंने 405-6 पे खरीदा, 270-80 पे मैं बेच दूँ, अगला क्वार्टर जो कि न्यूट्रल रहने वाला है, मतलब उसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि पिछले बार Q4 में कोई फेस्टिवल इधर-उधर हो गया था या इस बार Q4 में कुछ इधर-उधर होना है। तो इस बार जो नंबर्स रहेंगे वो Q4 के वो फेयर रहेंगे। तो Q4 का नंबर सपोज़ फिर 30-40% से इनका सेल्स बढ़ गया, मार्जिन में कुछ इम्प्रूवमेंट मिल गया, ऑपरेटिंग लीवरेज मिल गया, तो ईपीएस में और अच्छी ग्रोथ आ गई। फिर से वापस उस समय तक सपोज़ 3-4 महीने बाद जब उसका नंबर आएगा, तो मार्केट का मूड भी उस समय क्या पता अच्छा हो गया हो, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो, मार्केट उस समय अच्छे से रिवार्ड करे और 300, 350, 380 के आसपास टाइमेक्स चला जाए, टाइमेक्स का स्टॉक खुले, तो फिर मैं वहाँ आके बाई कर लूँ। तो अब ऐसे करके बताओ मेरा मार्केट में बनेगा क्या कि मैं 400 में खरीदूँ, 280 में बेचूँ, वापस से फिर 350 में वही स्टॉक खरीदूँ 1 क्वार्टर बाद। तो इन्वेस्टिंग में हमें ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि जो नंबर्स टाइमेक्स के अभी आए हैं, इसके आधार पे हम कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि स्टॉक में स्लो डाउन आ गया, बिज़नेस में स्लो डाउन आ गया, इस पे हम कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। हाँ, Q4 का भी नंबर अगर डल आता है तो हम कन्फर्म हो सकते हैं कि भाई बिज़नेस में तो कुछ स्लो डाउन आ गया। और मैंने तो आपको बताया ना कि अगर देखिए दशहरा का इम्पैक्ट, जीएसटी का इम्पैक्ट, ये सब इम्पैक्ट की वजह से जो Q2 में सेल्स का नंबर बढ़ के आया था, तो इसको ईज़ी करने के लिए, आपको सिम्प्लीफाई करने के लिए मैंने बताया कि आप तीनों क्वार्टर को ऐड कर लो, Q1, Q2, Q3 उसका सेल्स का नंबर क्या है, प्रॉफिट का नंबर क्या है, उसको लास्ट ईयर के Q1, Q2, Q3 को ऐड कर लो, उससे कंपेयर करो तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो वहाँ से आप देखोगे तो 40% टाइम इसका सेल्स बढ़ा हुआ है। 119 के आसपास इनका पैट बढ़ गया है। पैट मतलब मोर देन डबल हो गया है। तो ज़बरदस्त नंबर्स हैं। हाँ, आपको क्वालिटी बिज़नेस पकड़ के रखना है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आप उसको पकड़ के बैठे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, बस भाई समय अच्छा नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, जो उसको वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा है बिज़नेस को, तो आप उसके लिए अपना डिसीज़न मत चेंज करो। चलो टाइमेक्स का नंबर डल आ गया, V2 में क्या प्रॉब्लम हो गई? V2 का स्टॉक भी आज काफ़ी नीचे चला गया था, बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, तब भी उसके बाद भी 2% के अराउंड स्टॉक नीचे ही है आज। तो आज मार्केट ने V2 को रिवार्ड क्यों नहीं किया? सेल्स का नंबर अच्छा आया, थोड़ा बहुत मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट मिला, थोड़ा अदर इनकम भी इनका काफ़ी था जिस वजह से अराउंड 90% से ईपीएस बढ़ गया। उसको अगर आप हटा दो, वो जो अदर इनकम है अराउंड 27 करोड़ के आसपास, उसको आप हटा दो, तो भी अराउंड 59% के आसपास से इनका पैट और ईपीएस जो है बढ़ गया है। तो V2 के नंबर पे क्या प्रॉब्लम थी जो मार्केट ने उसको पनिश किया? तो इस हिसाब से तो आपको V2 को भी बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने तो उसको पनिश किया है। तो देखिए मार्केट का क्या है कि मार्केट का इस समय सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। अब आप सोचो परसों डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ रात में ट्वीट्स किए, उनका जो ट्रुथ सोशल करके उनका सोशल मीडिया, उस पे कुछ 2, 4, 6 लाइनें लिख दी जिसमें प्रॉपर कुछ नहीं लिखा, क्लियर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ़ ये लिख दिया कि ट्रेड डील हो गई, हम इंडिया पे जो टैरिफ लग रहा था वो उसको 18% कर रहे हैं घटा के। इंडिया ह हम पे जो टैरिफ्स लगाता है उसको 0 त परसेंट तक ले आएगा। इंडिया रसिया से ब ऑयल्स नहीं परचेज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी, जबकि जो ट्रेड डील होता है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होता है। 2 कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट होता है, उसपे सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया पे 4 लाइन लिख के ट्रेड डील नहीं होता है। तो चीज़ें अनक्लियर थी, बट उतने से ही मार्केट का सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव हो गया कि अगले दिन हमारा इंडेक्स ही जो है 3-4% ऊपर खुल गया। जो एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशली यूएस ओरिएंटेड बिज़नेसेस हैं, जैसे गोल्डियम इंटरनेशनल है जो ज्वेलरीज़ वगैरह एक्सपोर्ट करता है यूएस में। एडीएफ फूड्स है जो कि अपना एफएमसीजी बिज़नेस में है। अ, अचार, चटनी और ये क्या रेडी टू कुक फूड्स ये सब एक्सपोर्ट करता है यूएस में। तो इनके स्टॉक्स तो भाई 20-20% के अपर सर्किट में लॉक हो गए थे। मतलब एक दिन में इनके बिज़नेस में ऐसा क्या बदल गया कि मार्केट इनको इतना अच्छा वैल्यूएशन देने लग गया, 20-20% से ऊपर जो है इनका स्टॉक प्राइस खुल गया।
चलो इनका समझ में भी आता है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यूएस का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है इनको आगे चल के जो बेनिफिट मिलेगा, मार्केट उसी को जो है अपना फैक्टर इन कर रहा है। चलो मान लिया, वी टू रिटेल का स्टॉक भाई 5-6% से ऊपर था। क्यों ऊपर था? आप ये बताओ मुझे। उसका तो बिज़नेस डोमेस्टिक बिज़नेस है, वो इंडिया में रिटेल करता है, उसका यूएस से क्या लेना-देना है? यूएस टैरिफ लगाए, टैरिफ घटाए, टैरिफ बढ़ाए, उसका वी टू रिटेल के बिज़नेस में क्या इम्पैक्ट पड़ना है? तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि बिज़नेस अगर अच्छा चल रहा है, आप तो उसको पकड़ के बैठे हो, तो एज़ इन्वेस्टर आप भी अच्छा कर रहे हो। बस इस समय मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है। समय अच्छा होने का इंतज़ार करो, यही इन्वेस्टिंग है। यही वी टू रिटेल, इसको मार्केट 100 से भी ज़्यादा का पी मल्टीपल दे रहा था। तो आज जो ईपीएस के नंबर्स हैं वी टू रिटेल के ना, इस हिसाब से तो वी टू रिटेल का स्टॉक प्राइस 4000 के ऊपर होना चाहिए था। और ये होगा, अगर ये ग्रोथ मोमेंटम जो वी टू रिटेल का है आगे भी कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट का सेंटीमेंट तो एक ना एक दिन तो पॉजिटिव होगा ही, मार्केट बुलिश होगा ही। वो 2 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो। जब भी होगा मार्केट वापस इसको 100 का पी मल्टीपल देगा ही देगा वी टू रिटेल को। और उस समय आप देखोगे कि इसका स्टॉक प्राइस देखते ही देखते 4000 के ऊपर चला जाएगा। यही बिज़नेस जिसका कि नंबर अच्छा आने के बाद भी मार्केट इसको सेल कर रहा है, पनिश कर रहा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपका काम है कि अच्छे क्वालिटी बिज़नेसेस जो हैं उनको आप पकड़ के बैठो, इंतज़ार करो, मार्केट अच्छा होगा, सही वैल्यूएशन देगा, फिर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक मतलब जो आपके डाउट्स थे उनको मैं क्लियर कर पाया। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।